उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव के पास में 7 फरवरी 2021 को जो हिमस्खलन हुआ उससे 2 पावर प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। अभी तक सरकार ये अंदाजा नहीं लगा पाई है कि 2 दिन बाद भी जान माल का कितना भारी नुकसान हुआ हो। अभी तक कई लोग मृत पाए गए हैं, कई लोग लापता हैं। सुरक्षा बलों से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सुरक्षा बल लगातार लापता लोगों की खोज में जुटे हुए हैं। लेकिन अब तमाम ग्रामीणों से लेकर भूगर्भ विशेषज्ञ और तमाम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2013 की याद इस 7 फरवरी 2021 की आपदा ने दिलाई, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि इन आपदाओं को ज़्यादा भीषण मानवीय चूक बना रही है। किस तरीके से बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। 2013 में केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी का नाम है रवि चोपड़ा कमेटी, क्योंकि रवि चोपड़ा इसकी अध्यक्षता करते हैं। दैनिक भास्कर से बात करते हुए रवि चोपड़ा ने कुछ अहम मुद्दों पर बात की है। उन्होंने क्या कहा है आपको वो बिल्कुल जान लेना चाहिए। वो कहते हैं कि 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का मैं अध्यक्ष था। मैंने तमाम रिसर्च के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। उसमें था कि जिन घाटियों का तल 2000 मीटर से ज्यादा गहरा है वहां बांध नहीं बनने चाहिए, इसलिए 23 बांध रद्द किए जाएं। उसमें तपोवन विष्णु घाट वाला बांध भी था। स्पष्ट है कि अगर बांध नहीं होता तो कोई रुकावट नहीं आती और पानी अपनी सामान्य रफ्तार से नीचे की ओर चला जाता, ना आपदा आती और ना ही लोगों की मौत होती। रवि चोपड़ा कमेटी ने साफ साफ ये भी कहा था कि उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी जो आगे मिलकर गंगा के साथ मिल जाती हैं, उनमें जो 23 पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए। हालांकि इस कमेटी की सिफारिशों को सरकार ने नहीं सुना और हम देख रहे हैं कि इसका खामियाजा किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को चुकाना पड़ा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 7 फरवरी को आखिर हुआ क्या था। दरअसल बहुत जल्दी में आप ये सुन लीजिए कि 7 फरवरी को रैणी गांव के पास में हिमस्खलन हुआ। तमाम भूगर्भ वैज्ञानिक ये भी मान रहे हैं कि ये हिमस्खलन इसलिए हुआ क्योंकि लगातार पावर प्रोजेक्ट में जिस तरीके से विस्फोट किए जा रहे थे और पहाड़ों पर विस्फोट होने की वजह से जमीनें और ज्यादा कमजोर हो गई थी, इस वजह से भी हो सकता है कि ये हिमस्खलन हो। हिमस्खलन के बाद अचानक से फ्लैश फ्लड आ गया और फ्लैश फ्लड ने अपने सामने जितनी भी चीजें थी उन्हें पूरी तरीके से तबाह कर लिया। इसमें 2 प्रमुख पावर प्रोजेक्ट थे, जो कि तपोवन के पास में विष्णुघाट तपोवन पावर प्रोजेक्ट था और दूसरा था ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं और इसमें काम कर रहे मजदूर या तो लापता हैं या फिर मारे जा चुके हैं। रैणी गांव से ही चिपको आंदोलन की प्रमुख नेत्री गौरा देवी थी और इसी गांव के लोग ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में 2019 में गए थे। आपको बता दें कि रैणी गांव के लोगों का कहना है कि अगर ये पावर प्रोजेक्ट नहीं होते तो हिमस्खलन ना होता तो इस तरीके की तबाही ना आती और रैणी गांव 2 हिस्सों में ना बंट जाता। अब आपको ये बता देते हैं कि उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा में किस तरीके से हर दिन लगातार पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए ज्यादा घातक बन रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी पर छोटी बड़ी कंपनियों ने 60 से ज्यादा बिजली परियोजनाएं बना रखी हैं। अकेले 29 पनबिजली योजनाओं से ही करीब 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यूजेवीएनएल ने अकेले पहाड़ों की नदियों पर 32 पनबिजली योजनाएं चालू की हुई हैं, यानी कि कुल मिलाकर उत्तराखंड की नदियों पर बिजली परियोजनाओं का जाल फैला हुआ है, जो न सिर्फ नदियों का रुख मोड़ रही है बल्कि पहाड़ों के दामन को लगातार कमजोर कर रही है। रैणी गांव के तमाम ग्रामीणों का ये मानना है कि जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है तभी प्रकृति आप पर वार करती है, जो कि कहीं ना कहीं 2013 से लेकर 2021 की इस आपदा में कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है। आपको बता दें कि जहां पर ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और तपोवन पावर प्रोजेक्ट था वो बेहद संवेदनशील इलाके में आते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों पर कोई भी इस तरह के पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी कैसे दे सकता है। आपको ये भी बताते चले कि भू वैज्ञानिकों के मुताबिक नीति घाटी से जो धौली गंगा निकलती है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण और बेहद खास हिस्सा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये बेहद संवेदनशील इलाके में आता है। आपको ये बताते चले कि रैणी गांव ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जितने भी गांव हैं उन्हें उनके पशुओं के लिए चारा पत्ती तक करने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। ऐसे में यहाँ पर बड़े बड़े पावर
पावर प्रोजेक्ट कैसे खुल सकते हैं। यहाँ तक कि रैणी गांव के लोगों ने तमाम पावर प्रोजेक्ट के लोगों पर यह आरोप भी लगाया है कि 2019 में जब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इन पावर प्रोजेक्ट को साफ तौर पर विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर पहाड़ों पर लगातार विस्फोट किए गए और यही वजह है कि जमीन लगातार इस इलाके की कमजोर होती गई। साथ ही आपको बता दें कि रवि चोपड़ा कमेटी में साफ तौर पर कहा गया था कि वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों मसलन राष्ट्रीय पार्कों और इको सेंसिटिव जोन में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी नंदा देवी बफर जोन में, जो कि बेहद संवेदनशील इलाका है, वहां पर पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय की इस कमेटी की कई सिफारिशों के विरोध में और बड़े बांध बनाने के पक्ष में था। आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि चमोली जिले के कई इलाके ऐसे हैं जो कि सीस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। इसका मतलब यह है कि ये इलाके भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील इलाके हैं। जब मानव प्रकृति पर बार बार वार करता है तो प्रकृति ऐसी ही आपदाओं को बुलाती है और इससे मानव जाति पर संकट भी खड़ा हो जाता है। इसलिए ये वक्त वो है जब हम प्रकृति का सम्मान करें।